नमस्कार दोस्तों। तेलंगाना में जो विधानसभा चुनाव की लड़ाई चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, वो कभी इधर नज़र आता है, कभी उधर नज़र आता है। बांदी संजय कुमार जैसे लोकप्रिय नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। करीमनगर के सांसद भी हैं, हिंदुओं के बीच में पॉपुलर हैं, कट्टर फेस हैं। उनके बदले एक दूसरे सांसद जी किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, उतने पॉपुलर नहीं हैं जितना बांदी संजय कुमार थे। भारतीय जनता पार्टी के इस स्टैंड की सभी लोगों ने आलोचना की थी और सबको ये लगा था कि भारतीय जनता पार्टी ने उसी समय तेलंगाना का प्लॉट लूज कर दिया था। अब उनके सामने कोई सहारा बचा नहीं था कि वो किसी तरीके से तेलंगाना में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सके। तेलंगाना में बीजेपी की उपस्थिति कोई खास नहीं रही है। तेलंगाना 2014 में बना और जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बीआरएस ने 63, जो इनकी पार्टी है केसीआर की, उसने 63 सीटें जीती। 119 विधानसभा सीटें बनी थी इसमें, जब ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, और उन्हें 34.3% वोट मिले थे। कांग्रेस को 21 सीट्स मिली थी, 25% वोट मिले थे, और बीजेपी के 5 विधायक जीत आए थे 7% यानी 7% वोट्स लेकर। काफ़ी उम्मीदें बंधी थी। उसके बाद तो 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ बिल्कुल उलट हुआ। बीआरएस ने और अधिक अच्छा प्रदर्शन किया और 88 सीटें जीती, 46% वोट लिए यहाँ पर। कांग्रेस 29 पर आ गई, 19 पर आ गई, उन्हें 28.4% वोट्स मिले, और बीजेपी के केवल एक विधायक जीते थे, 7% वोट मिले थे बीजेपी को। बाकी 4 विधायक उनके हार गए थे। ये अलग बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 9 सीटें बीआरएस को मिली थी, 3 कांग्रेस को और 4 यहाँ पर बीजेपी को मिली थी। हालांकि मत प्रतिशत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का 29% था, बीजेपी का 19% था और बीआरएस का 41% प्लस था। वोट ज्यादा मिली कांग्रेस को, लेकिन 4 सांसद जीत कर आए बीजेपी के। तो बीजेपी को यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए माहौल तेलंगाना में लगातार बना हुआ है। यहाँ के जो वोटर हैं बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, बशर्ते कि अच्छी प्लानिंग की जाए। बांदी संजय कुमार ठीक ठाक काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने यहाँ की जनसभाओं में उनकी तारीफ की थी। लेकिन एक घटना पिछले साल अगस्त के महीने में हुई। स्टैंड अप कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, जो आजकल आपको बिग बॉस में भी नजर आ रहे हैं। उनका एक कार्यक्रम होना था। विवादित टिप्पणियां किया करते हैं हिंदू देवी देवताओं पर, कुछ तरह इसी तरह के विवादास्पद बयान उन्होंने पहले दिए हुए थे। तो यहाँ हैदराबाद में उनके कार्यक्रम का बड़ा विरोध हुआ। बीजेपी के एकमात्र विधायक टी राजा सिंह, उन्होंने कहा कि साहब हम यहाँ ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे। बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा बवाल मचा, धरना प्रदर्शन हुआ और अंत में मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम भी कैंसिल हुआ और टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जो मुनव्वर फारूकी के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, उसके कार्यक्रम के खिलाफ जो चीज़ें चल रही थी, उसमें कुछ बातें कहीं और एक जगह तथाकथित रूप से टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में एक टिप्पणी कर दी और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, पार्टी से निलंबित कर दिया गया। अपने एकमात्र विधायक को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। पार्टी का जो वहाँ का संगठन था आंध्र प्रदेश का, उसने भी कहा कि भाई ये गलत फैसला है, तेलंगाना का, उन्होंने कहा कि ये गलत फैसला है, इस फैसले को बदला जाना चाहिए और हमारे एकमात्र विधायक को आप सस्पेंड कर दे रहे हैं। और उनकी जो लोकप्रियता अपने क्षेत्र में है वो गजब है। टी राजा को वहाँ के लोग हिंदू शेर कहते हैं, उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। जैसे कि योगी आदित्यनाथ को लोग फॉलो करते हैं, उसी तरीके से टी राजा को वहाँ पर फॉलो करते हैं लोग। हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हुए हैं। हर साल रामनवमी का एक बड़ा सा जुलूस वहाँ पर निकालते हैं, बड़ा सा प्रदर्शन वहाँ पर होता है और वो उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा संकेत है। साथ ही साथ प्रभावी लोध बिरादरी है जो वहाँ से, उसके समुदाय से आते हैं। और उनकी एक खास बात और बताऊं मैं आपको दोस्तों, कि ओवैसी का लोकसभा क्षेत्र है जहां उनकी जो विधानसभा सीट है गौशामहल, जहां से उनको टिकट इस बार भी दिया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। उस क्षेत्र में आपको मैं बता दूं कि 7 विधानसभा सीटें हैं हैदराबाद में,
जहां से असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं, और उस इलाके में 6 एमएलए असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के हैं। एकमात्र एमएलए किसी दूसरी पार्टी के अगर हैं तो वो टी राजा गोशमहल सीट से हैं। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी के जो विधायक हैं उनमें से उन सबको 42 से 74% तक वोट मिले हैं, जबकि 45% वोट लेकर टी राजा एमएलए बने थे। दूसरे स्थान पर बीआरएस रही थी 32% के साथ, और कांग्रेस को 19% मिले थे। इस बार चर्चा ये चल रही थी कि टी राजा की अगर पार्टी में वापसी नहीं होती तो उनकी जगह विक्रम गौड़ का नाम चल रहा था। उनका नाम इस बार हो सकता है कि उन्हें दे दिया जाता। टी राजा की बहरहाल सस्पेंशन खत्म हुआ, इसी रविवार को उनका सस्पेंशन खत्म होता है। फिर उसके बाद उनके टिकट का ऐलान कर दिया जाता है। तेलंगाना में बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी होती है और बहुत कुछ बीजेपी यहाँ करती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का ये मानना है कि ये जो फैसला लिया गया, 46 ईयर्स के हैं टी राजा, इनका ये जो फैसला लिया गया 14 महीने के बाद इनका निलंबन खत्म किया गया है। इनका निलंबन पहले ही वापस हो जाना चाहिए था। 30 नवंबर को मतदान होना है तेलंगाना में। 5 राज्यों के चुनाव में सबसे बाद में मतदान तेलंगाना में ही होना है 30 नवंबर को, सबसे लास्ट में। और गोशामहल इलाके के इस एमएलए ने अपने क्षेत्र में 51 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति लगवाई हुई है। इलाके में हिंदुओं के बीच में उनका जबरदस्त समर्थन है और उनका प्रभाव केवल अपने इलाके नहीं तक ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के जो बाकी एमएलए हैं वो भी उनसे बड़ा घबराते हैं और उनके क्षेत्र में भी उनका काफी दबदबा रहता है। और बड़े लंबे समय से मांग की जा रही थी कि साहब उनका जो सस्पेंशन है उसे वापस ले लिया जाए। हालांकि अभी भी जहां पर टी राजा की वापसी हुई है, जहां से उनको टिकट दिया गया है, उस सीट पर बीआरएस अपना कैंडिडेट अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाई है। 119 में से 115 विधायकों 115 टिकटों को ऐलान कर चुकी है बीआरएस, लेकिन केवल कांग्रेस ने ही इस सीट पर अपनी प्रत्याशी डिक्लेयर की है और महिला प्रत्याशी हैं सुनीता राव मोगिली, उनको टिकट दिया गया है। हालांकि टी राजा लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी देखिए उन्होंने हाल ही में ऐलान किया था सस्पेंशन से पहले ही, डांडिया चल रहे थे दुर्गा पूजा के समय में, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी गैर मजहब का किसी दूसरे संप्रदाय का युवक इन कार्यक्रमों में पाया गया तो उसकी खैर नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी थी। और आप सब जानते ही हैं कि टी राजा का प्रभाव अपने इलाके में कितना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तेलंगाना में वैसे बीजेपी ने इस बार 3 सांसदों को मैदान में उतारा है। जो जी किशन रेड्डी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ऐलान नहीं हुआ है, शायद वो लड़ेंगे भी नहीं। पार्टी उन्हें चुनाव नहीं भी लड़ाना चाहती। पार्टी का इरादा कुछ और है कि पार्टी यहाँ जीत कर आए तो शायद बांदी संजय कुमार जैसे शख्स को सीएम बना दिया जाए। हालांकि इसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। और बीआरएस को छोड़कर बीजेपी में आए थे जो एटला राजेंद्र, और हजूराबाद का जो उपचुनाव था उन्होंने जीता था, और वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि मैं केसीआर के सामने चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि केसीआर ने उन्हें पार्टी से निकाला था भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाकर। तो उन्होंने लगातार पार्टी से, बीजेपी से ये कहा था कि भाई मुझे केसीआर के सामने जो गजवेल सीट है वहाँ से लड़ने का मौका दिया जाए। उनको वहाँ से लड़ने का मौका लिया गया है। हालांकि वो दोनों सीटों से लड़ेंगे, हजूराबाद से भी लड़ेंगे। और एटला राजेंद्र वो शख्स हैं जिनकी वजह से बांदी संजय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था। उनकी ट्यूनिंग नहीं बन पा रही थी और लोगों का ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी एटला राजेंद्र को जरूरत से ज़्यादा तवज्जो दे रही है। हालांकि वो अभी 1.5-2 साल पहले ही बीआरएस छोड़कर इधर आए थे बीजेपी में, लेकिन पार्टी ने अपनी कुछ अपनी सोच रखी। बांदी संजय कुमार को करीमनगर से टिकट दिया गया है, एक और सांसद है उनको भी टिकट दिया गया है। तो इस तरीके से बांदी संजय कुमार के बारे में मैंने बताया कि टी राजा की तरह वो भी एक कट्टर हिंदूवादी फेस हैं। लेकिन अब मेन बात यही है, सब लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार टी राजा की वापसी देर में ही सही लेकिन की क्यों गई, किस लिए उन्हें मैदान में लाया गया। तो दोस्तों मैदान में इसलिए लाया गया कि बीजेपी ने पिछली बार के नतीजे देखे हैं। 2018 में केवल एक विधायक जीत कर आया था भारतीय जनता पार्टी का। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कम से कम इतनी बुरी स्थिति ना हो कि एक भी विधायक जीत कर ना आए। इसलिए 3 सांसदों को उतार दिया गया है। एटला राजेंद्र को 2 जगह से उतार दिया गया है कि कम से कम 2014 में जो 5 विधायक जीते थे उससे तो बेहतर प्रतिशत भाजपा का प्रदर्शन बने, उसके विधायक भी बढ़े कम से कम, और आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की प्रेजेंस यहाँ बनी रहे, क्योंकि 4 लोकसभा सीटें हैं बीजेपी के पास जो अप्रत्याशित रूप से भाजपा ने 2019 के चुनाव में जीती थी। तो बीजेपी उसे भी खोना नहीं चाहती है। और दूसरी ओर जो तमाम सर्वे आ रहे हैं तेलंगाना को लेकर, उन सर्वेज में बीजेपी को बहुत पीछे दिखाया जा रहा है। सीधी टक्कर बीआरएस और कांग्रेस के बीच में दिखाई जा रही है।
ये भी एक बड़ा फैक्टर बना है टी राजा की वापसी का। लेकिन लोगों का, वहाँ के दुकानदारों का, मैं अखबारों में पढ़ रहा था, बहुत सारी ओपिनियंस छप रही हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सब लोगों का ये मानना है कि टी राजा की वापसी पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन टी राजा की वापसी के साथ ही एक द्वार खुला है, एक छोटी सी विंडो खुली है नुपुर शर्मा के लिए भी। नुपुर शर्मा आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र नेता रही हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने उनको चुनाव लड़ाया था बीजेपी ने विधानसभा का। उसके बाद पार्टी की प्रवक्ता रही, डिबेट्स पर जाती थी, हिंदी इंग्लिश धारा प्रवाह बोलती थी। उन्होंने भी पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में एक टिप्पणी कर दी थी टीवी डिबेट के दौरान, और उनको जान से मारने की धमकियां मिली थी देश विदेश से। विदेशों का जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका दबाव पड़ने लगा था, और उसके बाद पार्टी ने उनको भी सस्पेंड कर दिया था। पिछले दिनों द वैक्सीन वार फिल्म आई थी, उसके प्रीमियर पर वो नजर आई थी। अब एक बार दिल्ली में ये मांग उठने लगी है, जब टी राजा की वापसी हो सकती है तो नुपुर शर्मा की वापसी क्यों नहीं हो सकती। ये मांग जोर शोर से उठ रही है। देखते हैं क्या होता है। बीजेपी को दिल्ली में कुछ फायर ब्रांड नेताओं की आवश्यकता भी है, कुछ नए फ्रेश चेहरों की आवश्यकता भी है, क्योंकि बीजेपी दिल्ली में बहुत पिछड़ गई है। यहाँ पर कभी सत्ता में रहने वाली बीजेपी आज एक हाशिए पर खड़ी हुई नजर आ रही है। तो उसके लिए नुपुर शर्मा की वापसी भी बीजेपी कर सकती है। लेकिन फिलहाल टी राजा की वापसी ने एक बड़ा बदलाव तो ला दिया है। एक बार फिर से, खासतौर से हैदराबाद में बीजेपी अपनी प्रेजेंस बनाना चाहती है, क्योंकि हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव हुआ था 2-3 साल पहले, उसमें बीजेपी ने बहुत अच्छी सफलता हासिल की थी और दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। तो बीजेपी हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद में, इस इलाके में अपनी प्रेजेंस बना के रखना चाहती है, और वो नहीं चाहती कि तेलंगाना जैसे महत्वपूर्ण स्टेट से बीजेपी पूरी तरह से साफ हो जाए। देखते हैं टी राजा की वापसी उनके लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, और सभी स्टेट्स के, जो 5 स्टेट्स के चुनाव हो रहे हैं, उन सब के संबंधित वीडियो मेरे इस चैनल पर हर्ष कुमार पर आने लगे हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि इसके सभी शो आप लगातार देखते रहें। नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, भले ही आपने सब्सक्राइब किया हुआ, क्योंकि मैं अक्सर लाइव आता हूं, फिर आपको मेरे लाइव आने का पता नहीं चलेगा। आपसे फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में। नमस्कार।